हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो हमारा टेस्ट सीरीज़ में ये टेस्ट नंबर 4 है। जैसा कि हमने पहले बताया था, इसमें हम ज्योग्राफिकल थॉट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज़ हम कर रहे हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं डिस्कस होते हैं, जो उनके ऑप्शंस हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो जो लोग भी लाइव टेस्ट नहीं दे पाते हैं वो बाद में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, अदरवाइज इस वीडियो को ज़रूर देख लें और इसका स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड करके रखें, बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी टाइप से आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ द थियोरी ऑफ डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म हमने पढ़ाया है, डिटर्मिनिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि डिटर्मिनिज्म के कौन सपोर्टर नहीं थे। आप इसमें से नॉट को भूल जाते हैं, इसी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर बताना है आपको। चलिए, यस, इसका आंसर होगा डी। इनमें से कोई भी डिटर्मिनिज्म के सपोर्टर्स नहीं थे। ठीक है, देखिए, इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। वोल्फगैंग हर्त्ज़, ये थे आपके फ्रेंच ज्योग्राफर। इन्होंने ये सपोर्ट करते हैं सोशल ज्योग्राफी को। ठीक है, और डिटर्मिनिज्म क्या होता है? डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है कि जो नेचर है वो डिटरमाइन करती है ह्यूमन एक्शंस को। मतलब कि वहाँ पे नेचर जो है वो डिटर्मिनिस्टिक रोल प्ले करती है। तो इसलिए यहाँ पे जब सोसाइटी, सोशल एलिमेंट्स की बात आ जाती है ज्योग्राफी में, जो कि बताते हैं कि ह्यूमन जो है वो ज़्यादा परवेसिव है देन नेचर, तब वहाँ पर डिटर्मिनिज्म की थ्योरी को फेल कर देते हैं वो। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं। ठीक, तो ये जो है हर्त्ज़, ये सोशल ज्योग्राफी को सपोर्ट करते हैं। हार्टशॉर्न को हमने पढ़ा है, ये किसको करते हैं? एरियल डिफरेंशिएशन को करते हैं। OH के स्पेड्स, इन्होंने प्रोबेबिलिज्म को सपोर्ट किया था। दैट मीन्स कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करता हो। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। मतलब कि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा चेंज कब आया था, किस थॉट से या किस एक थेरी, मॉडल, आप जो भी कह सकते हैं, उसकी वजह से ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया था, बहुत ज़्यादा एक रिवोल्यूशन टाइप से आया था। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए इसका। इसका आंसर होगा डी, क्वांटिफिकेशन। जो हमने पढ़ा है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, वही है यहाँ पे क्वांटिफिकेशन। उसमें क्या हुआ था कि ज्योग्राफी में बहुत सारे थियोरीज, साइंटिफिक जो मॉडल्स हैं उनको यूज़ करना चालू किया गया था। बिकॉज ये बोला जा रहा था क्वांटिफिकेशन के पहले कि ज्योग्राफी जो है वो एक साइंस की तरह बेस नहीं कर रही है, और साइंस का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत ज़्यादा उसका, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा साइंस का एक पीक पे चल रही थी। इसलिए सब लोग जो है वो थियोरीज बनाने में, प्रोपाउंड करने में, मॉडल्स बनाने में लगे हुए थे। उसी के बाद से, मतलब क्वांटिफिकेशन ही उसको हम कहते हैं, और उसके बाद से बहुत ज़्यादा एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आया था हमारी ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में। ठीक है, तो चलिए, जो भी क्वेश्चन का कोई भी अगर ऑप्शन भी आपको ना समझ में आए तो वो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन एंड रीजन। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। असर्शन है आपका, बिहेवियरल ज्योग्राफी इज नाउ बिकमिंग मच क्लोजर टू अ कंस्ट्रक्टिव और ट्रांजैक्शनलिस्ट एपिस्टेमोलॉजी एज propounded by नियो कांतियन फिलोसफी एंड साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और रीजन दिया है इसका, द ज्योग्राफर्स लाइक वाइट, कर्क, गोल्ड, केट्स हैव मेड सिग्नल contributions for behavioral movement in geography। मतलब कि
कांटियन फिलोसफी या कांटियन जब थे तब उस टाइम पे अभी आपका बिहेवियरल ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद बिहेवियरल ज्योग्राफी, नियो ज्योग्राफी, नियो बिहेवियरलिज्म, सॉरी नियो डिटर्मिनिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने लगे थे। तो ये इसका आंसर क्या होगा, आप ये हमको बताइए। इसका आंसर होगा सी। देखिए जनरली क्या होता है ना कि ऐसे भी कभी कभी ऑप्शंस कर देते हैं कि रीजन असर्शन के जो ये ऑप्शंस हम लोग जनरली इसको रखते हैं कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये जनरली ए ऑप्शन में होता है, बट यहाँ पे हमने सी में दिया है ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ऑप्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपका है कि ए जो आर है, रीजन जो दिया हुआ है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये जोग्राफर्स जो थे वो बिहेवियरल मूवमेंट को ला रहे थे और बिहेवियरल ज्योग्राफी की वजह से ही जो है वो आपका कंस्ट्रक्टिव और ट्रांजैक्शन थियरीज को आना शुरू हुआ था, जो कि नियो कांटियन फिलोसोफर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। An introduction to the application of geography to history and geographical distribution of mankind is the work of। ये बुक है, ये बुक्स हैं और आपको नाम बताना है कि ये किसने लिखी थी ये बुक्स। यस, आंसर होगा डी, रैडजल ने लिखी थी ये बुक्स। रैडजल जब इसमें आए थे ज्योग्राफिकल स्टडीज़ में, तब इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी एप्लीकेशन, ज्योग्राफी के एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रैडजल। ये दो बुक्स इनकी हैं। बुक्स से क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए थॉट से जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो नेम से ही आते हैं, या तो आपको जोग्राफर्स का नेम पूछेंगे, या तो उनसे रिलेटेड जो वर्क किए हैं वो पूछेंगे, या तो फिर आपके थ्योरीज पूछेंगे। थ्योरीज के इन डेप्थ एनालिसिस भी पूछा जाता है, लेकिन वो कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन जितने भी नेम्स हैं वो आपको इसमें रटना पड़ेगा। थॉट्स मीन्स कि आपको रटना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th century was to be considered as golden age of German geographers। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, यहाँ पे जर्मन जोग्राफर पूछा है, ज्योग्राफी। अमंग द फॉलोइंग हु वर द ग्रेट लीडर्स ऑफ दिस पीरियड। दिस पीरियड का मतलब है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th century। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th century मतलब 1900 से लेकर के 1925 तक। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया है आपसे, डेट पूछ लिया है। दैट मीन्स कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे जोग्राफर्स हैं जिन्होंने 1900 से लेकर 1925 तक काम किया था। इस उसको हम गोल्डन एज ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। ये जनरली वही कर पाएंगे जिन्होंने ये देखा हो कि जो हमारी ज्योग्राफी है उसको डिवाइड किया गया है ना, जो क्लासिकल पीरियड और फिर उसके बाद जो मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अगर उसको ये आपको ध्यान है कि कौन उस पीरियड में थे, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बात हम यहाँ बता दें कि ये जो चारों दिए हैं ये सारे के सारे जर्मन जोग्राफर्स हैं। चलिए आंसर है इसका सी। ठीक है, पेंक एंड हेटनर, ये जो दो ऐसे थे जिन्होंने 20th century, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th century में काम किया था। लॉरेंशियस ने बाद में काम किया है और रिटर ने बहुत पहले 18th century की भी स्टार्टिंग में काम किया है। ठीक है, 18th century में काम किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पेंक एंड हेटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हु वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस मतलब अब ज्योग्राफी को एज अ साइंस कब से देखना शुरू किया गया।
किसके बाद से, या किसने हमारी ज्योग्राफी में स्टार्ट किया साइंटिफिक स्टडीज को? आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन हो जाएगा इमैनुअल कांत। देखिए कांत की ही ज्योग्राफी, मतलब इनका ही बोला जाता है कि क्लासिफिकेशन, ज्योग्राफी को डिवाइड करना, या फिर एक कहावत कही जाती है दैट क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी इज द वर्क ऑफ कांतियन। ठीक है, कांतियन ने ही हमारी ज्योग्राफी में जो क्लासिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct relating to Ratzel's concept of liberalism? लिबरलिज्म को आपके बारे में पढ़ा होगा कि ये क्या है, लिविंग स्पेस है। रैटजेल ने कॉन्सेप्ट दिया था लिबरलिज्म, इसमें बोला गया था कि ये एक लिविंग स्पेस है, तो उस लिविंग स्पेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पे पूछा गया है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। थोड़ा सा ध्यान से, बिकॉज कुछ वर्ड्स ऐसे इसमें डाल दिए जाते हैं ताकि क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा सके। यस, इसका आंसर होगा डी। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड तो होगा ही, सेकंड और फोर्थ क्यों नहीं होगा हम ये बता देते हैं। इट इज द इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ पीपल आउटसाइड देयर एनक्लोज्ड सेटल एरिया। यहाँ पे आउटसाइड लिखा है, अगर ये इनसाइड होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, दैट मीन्स उनके जो एरियाज है उनके बाहर नहीं एक्टिविटीज होती है, उनके अंदर एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा आउटसाइड की वजह से। नेक्स्ट इसके बाद जियोपॉलिटिक, इन्होंने जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं की थी। जियोपॉलिटिक टर्म्स दिया था किसने, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। जियोपॉलिटिक टर्म्स किसने दिया था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए हमें कमेंट करके बताइए जियोपॉलिटिक किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन रीजन का है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी रिजेक्ट्स पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी। ठीक है, मतलब ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी ने रिजेक्ट किया था पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिफिकेशन। रीजन दिया है, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी emphasizes the role of the human agency and its creativity in construction of place, space and landscape। अब इसका आंसर बताना है आपको कि क्या होगा। पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिफिकेशन क्या है? पॉजिटिविज्म का भी मतलब है कि आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए गए थे जो साइंटिफिक हो, जो रैशनल हो, उसको हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। जो पॉसिबल हो, वैसे पॉसिबल तो पॉसिबिलिज्म में आ जाता है, बट पॉजिटिविज्म जो होता है ना वो अलग टर्म है, वो ज़्यादा साइंटिफिक मानते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए आंसर बताइए इसका, जैसे कि क्वांटिफिकेशन। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, क्यों, इसका मतलब कि यही इसका एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब क्यों रिजेक्ट किया था, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जो है वो मेनली ह्यूमंस पे फोकस करता है। ठीक है, ह्यूमंस की क्रिएटिविटी, ह्यूमंस की एक्टिविटी, ह्यूमंस का वेलफेयर, उसके बारे में एम्फेसिस करता है, इसलिए वो पॉजिटिविज्म और क्वांटिफिकेशन को रिजेक्ट करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is the correct chronological sequence of Arab geographers in the development of geography? मतलब आपको बताना है कि अरब जोग्राफर्स का कंट्रीब्यूशन जो था उसको हमें क्रोनोलॉजिकली लगाना है, मतलब पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आपको अल-बिरूनी, अल-इदरीसी, इब्न बतूता, इब्न खालदून, इन चारों को आपको अरेंज करना है।
इस आंसर होगा ए। अल बिरूनी सबसे पहले स्टार्ट हुए थे, फिर उसके बाद अल इदरीसी, फिर इब्न बतूता, फिर इब्न खालदून। इब्न खालदून की एक बुक है जो कि कई बार पूछी जाती है क्वेश्चन, ठीक है। उस बुक का नाम बताइए आप हमको। उस बुक का नाम है मुकद्दमा। मुकद्दमा इब्न खालदून की बुक है जो कि अक्सर के पूछी जाती है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Who among the following did not support the concept of environmental determinism? देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसने सपोर्ट नहीं किया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो चलिए आंसर बताइए। यस, आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि इन सब ने एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया था। रैडज़ल ने, डेविस ने, हंटिंगटन ने, इन सब ने डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ये आपको मैच करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया, मतलब किसने दिया था। यस, प्रोबेबिलिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी। जोग्राफर्स हैं आपके वॉन हम्बोल्ट, रिटर, ग्रिफिथ टेलर, OHK स्पेट। यहाँ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का मतलब है जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी या फिर आपकी जनरल ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी जब हम वर्सेस पढ़ते हैं ना, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल, रीजनल हो जाता है कि एक रीजन के बारे में पढ़ना, सिस्टमैटिक हो जाता है कि पूरी होल ज्योग्राफी को पढ़ना। प्रोबेबिलिज्म का मतलब होता है जब पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म में एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब ये कॉन्सेप्ट आया था प्रोबेबिलिज्म का कि सब तरफ पॉसिबिलिटी नहीं है या सब तरफ डिटर्मिनिज्म नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, बट टू अ सम एक्सटेंट, ठीक है। तो वो है प्रोबेबिलिज्म। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है, मतलब एक लेवल तक हम कर सकते हैं मोल्ड, फिर उसके बाद नहीं कर सकते हैं। स्टॉप फिर गो, फिर मतलब स्टॉप करना है फिर उसके बाद आगे फिर से डिटर्मिनिज्म ही हो जाती है नेचर की। ये कॉन्सेप्ट दिए थे। यस, आंसर है ए। दैट मीन्स प्रोबेबिलिज्म किसने दिया था, OHK स्पेट ने। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म दिया था टेलर, ग्रिफिथ टेलर ने। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के प्रोपाउंडर कह लीजिए या फिर फॉलोवर कह लीजिए, वो थे हम्बोल्ट। और फिर रीजनल ज्योग्राफी कार्ल रिटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनल ज्योग्राफी के। और भी हमको वो बताइए जो ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने रीजनल ज्योग्राफी को सपोर्ट किया था। एक तो कार्ल रिटर थे, और का भी आप बता सकते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा हार्टशॉन के बारे में, तो वो क्या थे, वो एरियल डिफरेंशिएशन दिया था, और एरियल डिफरेंशिएशन भी एक तरीके से रीजनल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ज्योग्राफिया इन 17 वॉल्यूम वॉज रिटन बाय। ये एक बुक है जो कि 17 वॉल्यूम में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? या आंसर होगा स्ट्रैबो। सी आंसर होगा, स्ट्रैबो ने 17 वॉल्यूम में ज्योग्राफिया लिखी थी, ठीक है। आप हमको कमेंट करके ये बताइए कि स्ट्रैबो जो है वो किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ग्रीक, रोमन, अरब, जर्मन, अमेरिकन, फ्रेंच, किससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर्स रोड द बुक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, ये हमने वैसे पढ़ाया भी है आपको कि ये किसने लिखी थी ये बुक। हाँ बताइए। इस हार्टशॉन ने लिखी थी ये बुक पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, और इसी में इन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिज्म। अभी हमने पीछे ही पढ़ा है प्रोबेबिलिज्म के कॉन्सेप्ट किसका प्रोपाउंडर कौन थे। आंसर बताइए। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार अक्सर के पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद हो जाना चाहिए। यस, आंसर होगा बी,
OH के स्पेट। देखिए ज्योग्राफिकल थॉट को पढ़ने के लिए या फिर इसको याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है क्वेश्चंस। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको याद होगा। अदरवाइज आपको थॉट्स याद करने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं कि याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द बुक इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। आपने ये पढ़ा होगा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को किसने प्रपाउंड किया था या फिर कौन उसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर थे, तो वो आपको बताना है। ये बुक लिखी थी उन्होंने, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, उनका नाम बताना है। यस, आंसर है आपका सिंपल, मिस सिंपल। सिंपल ने ही बुक लिखी थी आपकी ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, मतलब ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करती हैं। बाकी हेटनर का आपको पता ही है कि ये रीजनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। फिर पीटर हैगेट भी आपके रीजनलिज्म को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट करने वाले सिंपल थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, who from the following is not related to the ancient Greek Roman tradition of the scholar। ग्रीको रोमन ट्रेडिशन हमने पढ़ा है, उसके स्कॉलर्स कौन कौन से हैं वो भी हमने पढ़ा है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन से इसमें से नहीं है। यस, आंसर है वेरिनियस। हेरोडोटस आपके ग्रीक के थे, एरिस्टोटल आपके ग्रीक के थे, स्ट्रैबो आपके रोमन के थे, और वेरिनियस इस ट्रेडिशन के नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा वेरिनियस। ये मेनली जापान में थे, एक ट्यूटर। ठीक है, एज ए ट्यूटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटिश जोग्राफर। अब आपको यहाँ पे बताना है ब्रिटिश जोग्राफर्स के बारे में। देखिए जनरली क्या है ना कि क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आएंगे कि किस स्कूल से कौन बिलोंग करता है, इसलिए आपको सारे के सारे ये पता होना चाहिए कि किस स्कूल से कौन बिलोंग करता है। चलिए आंसर बताइए। आंसर होगा आइजिया बॉमन। ये आपके ब्रिटिश स्कूल से नहीं थे, ब्रिटिश जोग्राफर नहीं थे, ये फ्रेंच जोग्राफर थे, मतलब ये फ्रेंच स्कूल से बिलोंग करते हैं। बाकी सारे आपके ब्रिटिश जोग्राफर्स हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन 1/7 पार्ट ऑफ द लैंड सरफेस। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ब्रून्स, ब्लाश, क्लार्क और त्रिवाटा, किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट आपको आंसर बताना है। इस आंसर होगा ब्लाश, विडाल डीला ब्लाश। ये जो फ्रेंच जोग्राफर थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि 2/3 पॉपुलेशन जो है वो 1/7 पार्ट ऑफ लैंड सरफेस पे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी क्रिएटेड ड्यू टू सब्जेक्ट मैटर इज नोन एज। मतलब डुअलिज्म, जो ज्योग्राफी में जब डुअलिज्म मतलब दो पार्ट में जो डिवाइड होने लगे, वो कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो कोई भी दो चीज होगी तभी दो डुअलिज्म स्टार्ट होगा। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी वर्सेस डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्पररी। आपको आंसर बताना है कि किससे स्टार्ट हुआ था। थे ये सारे, मतलब कि आज भी ये सारे के सारे डुअलिज्म ज्योग्राफी में हैं। ठीक है, हम पढ़ते सारों को हैं, बट स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपको ये बताना है। मतलब सबसे पहला डुअलिज्म किस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ था? यस, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल वर्सेस ह्यूमन आया था, फिर उसके बाद सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल आया था। ठीक है, फिर उसके बाद तो बहुत सारे आते गए डुअलिज्म, लेकिन आपको ये दोनों तो पढ़ता ही होना चाहिए।
नेक्स्ट है हु कॉल्ड ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस। कोरोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है रीजनल, ठीक है, कोरोलॉजी मतलब रीजनल ज्योग्राफी। तो किसने ये मेनली कौन रीजनल ज्योग्राफी को सपोर्ट करता है, फॉलो करता है, प्रोपाउंड करता है, तो इसलिए इन्होंने ज्योग्राफी को ही बोल दिया जो कोरोलॉजिकल साइंस है। आंसर बताइए। ये वैसे अभी हमने पीछे भी बताया है। इसका आंसर होगा हेटनर। हेटनर जो थे वो रीजनल ज्योग्राफी के फॉलोवर थे। हेटनर ने बहुत ज़्यादा रीजनल ज्योग्राफी पे काम किया है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ज्योग्राफी इज द कोरोलॉजिकल साइंस। नेक्स्ट है नियो डिटर्मिनिज्म इज ऑल्सो नोन एज। नियो डिटर्मिनिज्म को हम और क्या कहते हैं? ये हमने पढ़ाया भी है, आप उसको भी देख लीजिए, जो वीडियोस हैं उसके उनको भी देख लीजिए रिलेटेड टू थॉट। और जो भी डाउट्स हैं वो हमको कमेंट करके बता दिया कीजिए कि ये आपको नहीं समझ में आया है, ताकि हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो उन चीज़ों को कवर कर लें। इस आंसर होगा सी, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अभी पीछे पढ़ा है हमने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के बारे में। अब हमको ये बताइए इसके प्रोपाउंडर कौन थे, मतलब ये या फिर इसके फॉलोवर, इसको मेनली किसने स्टार्ट किया था और कौन इसके फॉलोवर थे मेनली। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म अभी हमने पीछे ही पढ़ा है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए हमको इसके बारे में। बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट तो आप ऐसे भी देख करके हटा सकते थे इसको, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी था। स्टॉप डिटर्मिनिज्म, गो डिटर्मिनिज्म ने कहीं भी नहीं पढ़ा है, इसलिए ये दोनों नहीं होगा। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ही हमने पढ़ा है। Question number 22. The most important change geography witnessed after Second World War was. Second World War के बाद geography में एक बहुत मेजर चेंज आया। क्या आया वो चेंज? Emergence of geography as a spatial science, increasing emphasis on the study of man-environment relationship, human geography acquiring central position, development of systematic geography versus regional geography dualism. तो आपको ये बताना है कि वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी में चेंज लेके आया। यस, आंसर होगा ए, इमर्जेंस ऑफ ज्योग्राफी एज ए स्पेशियल साइंस। स्पेशियल साइंस का मतलब है कि आपको अर्थ साइंस एक तरीके से कह सकते हैं, जो आपका स्पेस है उसके बारे में पढ़ना। स्पेस इन द सेंस कि जो आपकी अर्थ क्रस्ट है उसके बारे में पढ़ना, स्पेस के बारे में पढ़ना, जो आपका डिस्टेंस है उसके बारे में पढ़ना, वो होता है इमर्जेंस ऑफ ज्योग्राफी एज ए स्पेशियल साइंस, ठीक है। नहीं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स तो ज्योग्राफी में इवॉल्व हो रहे थे धीरे धीरे। मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप बहुत बाद में आया, ह्यूमन ज्योग्राफी भी काफ़ी लेट आया, 70s के बाद आया, और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी ये बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था। तो इसलिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ वो आपका स्पेशल ज्योग्राफी था, स्पेशल साइंस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी जनरली रेफर्स टू। यहाँ पे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी है, इसका क्या मतलब होता है? ए, to make geography more scientific and theoretical, to make geography studies precise and accurate, to get rid of ideographic regional approach, to get rid of deterministic thinking. जल्दी अटेम्प्ट कीजिए सब लोग। यस, आंसर होगा ए, टू मेक ज्योग्राफी मोर साइंटिफिक एंड थियोरेटिकल। अभी हमने पहले ही बताया कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के पहले क्या हुआ था, ज्योग्राफी को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं समझा जा रहा था, तो क्वांटिफिकेशन लाया गया कि हम बहुत ज़्यादा मॉडल्स और थियोरीज को प्रोपाउंड किया जाए, साइंस लगाया जाए, इक्वेशंस बनाई जाएं, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, इसीलिए उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिफिकेशन करना चालू किया गया था। साइंटिफिक जो आपके थ्योरम्स थे उसको यूज़ किया जा रहा था, ताकि हम एक थ्योरी बना के दे सकें कि ये
ज्योग्राफी में ये थियोरीज अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन की करेक्ट डेफिनेशन यही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रीजन असर्शन है। रिटर propounded a theory unity in diversity. रिटर was a teleologist. आपको आंसर बताना है, वैसे इसका आंसर इजी है। इस आंसर होगा बी, बोथ, बिकॉज दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीक स्कॉलर हु हेल्ड द आइडिया दैट ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड एज जोग्राफिकली एंड ऑल जोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड एज हिस्टोरिकली। ये बहुत ही फेमस सेइंग है इन जोग्राफी। ये किसने दी थी? थेल्स, हेरोडोटस, हिकाटियस, एनाक्सिमेंडर। आप हमको ये भी बताइए कि जो ये आपके जोग्राफर्स दिए हुए हैं, ये सब किस स्कूल से बिलोंग करते थे या फिर किस एरिया से बिलोंग करते थे? ग्रीक, रोमन, अरब, ब्रिटिश, अमेरिकन। इसका आंसर होगा बी, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने ये बोला था कि सभी हिस्ट्री को हम जोग्राफिकली ट्रीट करें और सभी जोग्राफी को हम हिस्टोरिकली ट्रीट करें। मतलब यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दिया था, इसीलिए हम हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑन द ज्योग्राफिकल थॉट्स विद द गिवन कोड्स। मतलब आपको ये डेफिनेशंस दी हुई हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आपका थॉट है। मैन इज अ स्लेव ऑफ नेचर, ये बताना है कि किस कॉन्सेप्ट का को डिफाइन करता है। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड इट्स सेलेक्टर इज मैन। मैन इज नीदर स्लेव ऑफ नेचर नॉर इट्स लॉर्ड। ह्यूमन वेलफेयर इज रिलेटेड विद द कोऑपरेशन ऑफ नेचर नॉट अगेंस्ट इट। मतलब ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको इसका वो बताना है, कॉन्सेप्ट बताना है। एक तरीके से मैचिंग ही है ये। इसका आंसर होगा ए, मैन इज स्लेव ऑफ नेचर। डिटर्मिनिज्म सबको पता होगा, डिटर्मिनिज्म, इसीलिए इन्होंने सब जगह पे, यहाँ पे सारे में ही ऑप्शन है ये डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट है मैन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी एंड इट्स सेलेक्टर इज मैन। मतलब कि हमारे पास सब तरफ अपॉर्चुनिटी है और मैन को सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ना है। इसको हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। ये भी जनरली सभी लोग पढ़ते हैं, इसीलिए ये दो जगह पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है मैन इज नीदर स्लेव ऑफ द नेचर नॉर इट्स लॉर्ड। इसका ये कॉन्सेप्ट है नियो डिटर्मिनिज्म। मतलब कि ये नियो डिटर्मिनिज्म जो अभी हमने पीछे पढ़ा, आप हमको इसका प्रोपाउंडर बताइएगा। तो इसका मतलब होता है कि ना ही तो स्लेव है नेचर का और ना ही तो इसका लॉर्ड है। मतलब कि हम इसमें से कुछ चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं बट सबको नहीं। नेक्स्ट है द ह्यूमन वेलफेयर इज रिलेटेड विद द कॉपरेशन ऑफ नेचर नॉट अगेंस्ट इट। मतलब कि ह्यूमन का वेलफेयर जो है वो नेचर के साथ में है, इसके अगेंस्ट में नहीं। ये है आपका हार्मोनिज्म। मतलब कि हमको नेचर के साथ में हार्मोनिकली रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द टर्म कल्चरल लैंडस्केप वॉज डेवलप्ड बाय। कल्चरल लैंडस्केप किसने दिया था, ये आपको बताना है। डार्विन, सावर, हम्बोल्ट और रिटर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है नेट में। इसका आंसर होगा बी, कार्ल सावर ने दिया था कल्चरल लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट। कल्चरल लैंडस्केप क्या होता है आप हमको ये कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसिस ऑन द बिहेवियरल एनवायरनमेंट इन ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको बताया बिहेवियरल एनवायरनमेंट इन ज्योग्राफी। बिहेवियरल ज्योग्राफी भी है और बिहेवियर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी भी है। यहाँ पे आपसे बिहेवियर एनवायरनमेंट इन ज्योग्राफी के बारे में पूछा गया है। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था या किसने उस पर एम्फेसिस किया था?
इसका आंसर होगा बी, कर्क ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। कर्क ने एम्फेसिस किया था बिहेवियरल एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। कर्क ने एक मतलब कि ये एक तरीके से बिहेवियरल मॉडल में एक वन ऑफ द फर्स्ट बिहेवियरल मॉडल दिया था जिसमें इन्होंने बोला था सब्जेक्टिव एनवायरनमेंट वर्सेस ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। ये आपका दिया था 1951 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप। मेंटल मैप किसने डेवलप किया था ये बताना है आपको। वैसे मेंटल मैप भी बिहेवियरल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। यस, गोल्ड एंड वाइट, पीटर गोल्ड एंड वाइट ने मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसका मतलब होता है कि द इमेज ऑफ एनवायरनमेंट एज परसीव बाय ह्यूमंस इन देयर माइंड, मतलब एनवायरनमेंट को हम कैसे देखते हैं अपने माइंड के अंदर, वो होता है हमारा मेंटल मैप, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से बिहेवियरलिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। बिहेवियरलिज्म के और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि बिहेवियरल मैट्रिक्स जो कि प्रेड ने दिया था, फिर एनवायरमेंटल परसेप्शन जो कि डाउन्स ने दिया था, डाउन्स का मॉडल है एक, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे नहीं रखा है बिकॉज अभी टेस्ट कई होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका मैचिंग क्वेश्चन, मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग करना है जोग्राफर्स को और स्कूल ऑफ जोग्राफी, मतलब किस स्कूल से कौन बिलोंग करता है। एल्बर्ट डैमनगाउ, फ्रेडरिक रैट्जल, हेल्फोर्ड जे मैकाइंडर, आइजा बॉमन। जर्मन स्कूल, फ्रेंच स्कूल, ब्रिटिश स्कूल एंड अमेरिकन स्कूल। इसको आप जल्दी से मैच कीजिए। इस आंसर होगा सी। देखिए हम इसको कर लेते हैं मैच। डैमनगाउ जो थे वो फ्रेंच स्कूल के थे, रैट्जल जो थे वो जर्मन स्कूल के थे, मैकाइंडर जो थे वो आपके ब्रिटिश स्कूल के थे और बॉमन जो थे वो अमेरिकन स्कूल के थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया आपका, यहाँ तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और फिर उसके बाद आपको ये बताना है, सॉरी ये है कि देखिए यहाँ तक तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लेकिन ये टेस्ट सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी टेस्ट लेते रहेंगे। आई होप आपको इसको ये कुछ हेल्प मिल रही है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि कितना ये हेल्पफुल रहता है आपके लिए, और जो भी मटेरियल है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को, आप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। देखिए हम टेस्ट में सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट होगा हमारा नेक्स्ट संडे 5 PM और इसका सिलेबस होगा ओशनोग्राफी, ठीक है। तो हम ओशनोग्राफी का फिर से एक और टेस्ट लेंगे जो कि हमारा एक तरीके से मॉक सेकेंड हो जाएगा। ज्योग्राफी ओशनोग्राफी का एक टेस्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।